धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 पर बोलने का मुझे अवसर दिया। इस सदन में सभी माननीय सदस्य जानते हैं सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए सब एक के लिए, और ये एक भावना है सभापति महोदय। मैं इस सदन में माननीय मंत्री महोदय से और अन्य सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि सहकारिता का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, और हम लोग जब यहाँ बात करते हैं, चाहे मंत्री जी अपना रिप्लाई दें, पूर्ववर्ती सरकारों को कोसना हम यहाँ बंद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी सरकारों ने सहकारिता के अंदर अपने अपने हिसाब से काम करा और एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। हमें ये चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म पर उस इमारत को और कितना हम मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह से लगभग प्रत्यक्ष रूप से 1.25 करोड़ लोग हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, यानी राजस्थान की कुल आबादी का 15% सीधे तौर पर सहकारी समितियों से और स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से कुछ बातों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, और मेरा आग्रह है कि जब आप रिप्लाई करें तो उसके अंदर उन बिंदुओं को ले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा प्रदेश है, और पूरे देश का 15% दुग्ध उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है तकरीबन। जिस तरीके से गुजरात के अंदर अमूल, कर्नाटक में नंदिनी और केरल ने मिल्मा जैसी डेयरी ब्रांड को सहकारी समितियों से जोड़ते हुए एक व्यापक स्तर पर इस पर काम करा है, लेकिन राजस्थान के अंदर आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप विशेषज्ञों की एक टीम बनाएं, उनको केरल, गुजरात और कर्नाटक भेजें, और आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे भी आप मिलें, और हम लोग जितना ज़्यादा बजट ला सकते हैं वो हमें इस प्रदेश के लिए सहकारी समिति में लाना चाहिए, और विशेषकर डेयरी उत्पादकों के लिए। उसके 2 फायदे होंगे मंत्री महोदय। एक तो जो किसान दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जो पशुपालक उससे जुड़े हुए हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपने दूध का उचित मूल्य मिलेगा। और दूसरा, जिस तरीके के मिलावट डेयरी प्रोडक्ट्स में चल रही है, चाहे वो पनीर हो, दूध हो, दही हो, उस मिलावट से हमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, उस पर हम लोग रोक लगा सकेंगे। तो एक ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, इससे सहकारी समितियों में भी आय बढ़ेगी। दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूँगी, राजफेड जो है वो एक सहकारी संगठन है, और राजफेड किसानों से समर्थन मूल्य पर अब अनाज खरीदती है, और इसी वर्ष अप्रैल के अंदर राजफेड ने चना और सरसों खरीदा, और मेरे हिसाब से उसका जो खरीद की सीमा रखी वो 10% उन्होंने बढ़ाई। लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहूँगी कि किसान अपने खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहता है। हम या तो 5% पे या 10% बढ़ाकर उसकी खरीद की सीमा हम लोग 10%, 5% तक रखते हैं, लेकिन किसान कड़ी मेहनत करके अपने खेत के अंदर उत्पादन बढ़ाता है। हमें एक नॉर्म नहीं सेट करना चाहिए कि 10% खरीदेंगे, 5% खरीदेंगे, क्योंकि आज का समय बदल गया है। कड़ी मेहनत और नए तरीक़ों से उत्पादन हो रहा है, तो खेत के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो चाहेगा किसान कि उसके सारा का सारा अनाज बिके। तो इसके लिए जो हम लोगों ने पहले पुराने टाइम से लगाते हैं कि 10% खरीदेंगे या 5% खरीदेंगे, वो आप उसका वो हटा दें। और इसमें क्योंकि किसानों की कोई गलती नहीं है, वो उत्पादन करता है, मेहनत करता है, देश के लोगों का पेट पालना चाहता है, तो उसको हमें पूरा समर्थन मूल्य के साथ उसकी पूरी जो बेचना चाहता है उस अनाज को हमें खरीदना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सभापति महोदय कि किसानों को खरीद केंद्रों पे फसल के अंदर नमी बता के उसकी मात्रा कम कर देते, या तो वो खरीदते नहीं है या उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो इस और भी हमें ध्यान देना चाहिए
क्योंकि किसान की गलती नहीं होती है, वो उसका कम भुगतान होता है, नमी आती है, लेकिन फिर भी हमारी जो संस्थाएं हैं उनको उनका अनाज खरीदना चाहिए ताकि उनके मेहनत का भरपूर पैसा उनको मिल सके। सभापति महोदय, तीसरा मुद्दा मैं रखना चाहूँगी कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने नए सहकारी समितियों का गठन करा, बहुत सी पंचायतें नहीं बनी, पंचायतों के अंदर बहुत सी पंचायतें ऐसी थी जिसमें सहकारी समितियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको सहकारी समिति उसके अंदर लेकर आए। मेरा आपसे यही गुजारिश है कि जो ग्राम पंचायतें सहकारी समिति विहीन है उन पे नई सहकारी समितियों का गठन किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और ग्राम सहकारी समितियों को हम लोग 1.5 लाख रुपए तक ऋण देने के लिए एक प्रावधान हम लोगों ने सीमा तय कर रखी है और मुश्किल से किसानों को 50,000 रुपये वहाँ मिलते हैं। इस पे भी आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ग्राम सहकारी समिति है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि ऋण दे दिया और ऋण को वसूल लिया, हम उसको मल्टीटास्क के अंदर भी ले सकते हैं। उसको हम लोग बजट ज़्यादा दें, बजट का आवंटन करें ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी होए। और जो किसान जाके शहर के अंदर से खाद और बीज लेता है वो वहीं पे उसको सहकारी समिति जो ग्राम स्तर पर है वहाँ उसको मिल जाए। एक मिनी बैंक के रूप में आप उसको बढ़ाएं सहकारी समितियों को, ताकि लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़े और वहीं पर उनको वो बीज खाद वगैरह जो मूलभूत सुविधाएं जो किसान को मिलनी चाहिए वो वहीं पर मिल जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश है कि उनको आर्थिक तौर पे और मजबूत दें, उनको फंड और ज़्यादा उनको दें। सभापति महोदय, मैं कुछ बात अपने ज़िले की, अपने मंडावा विधानसभा क्षेत्र की, हालांकि ये पूरे प्रदेश से संबंधित है, कहना चाहूँगी कि जिला स्तर पर स्थापित भूमि विकास बैंकों से किसानों को मिलने वाला दीर्घकालीन ऋणों के लिए बिचौलिए बीच में होते हैं, जिससे उनका पूरा फ़ायदा किसान तक नहीं पहुंचता है। तो बिचौलियों की भूमिका को आप समाप्त करें। जहां पर व्यवस्थापक नहीं है वहां पर आप व्यवस्थापक की भर्ती करें और व्यवस्थापक लगाएं, क्योंकि उनके बगैर काम चल नहीं सकता है। तीसरा, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की उपज के भंडारण के लिए ग्राम सहकारी समितियों के अंदर गोदाम की व्यवस्था करें। अभी आपने बजट में भी कुछ घोषणाएं करी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर गोदाम होंगे हर सहकारी समिति पे तो किसानों से जो अनाज लिया जाता है उनका संरक्षण हो सकता है, उनका भंडारण वहाँ हो सकता है। इसके बाद सभापति महोदय, जिन सहकारी समितियों से किसानों ने ऋण लिया और अपने समय अवधि के अंदर ऋण वापस दे दिए हैं, उनके जो ब्याज दर है, जो उनके ऋण की जो सीमा है उसको आप बढ़ाएं ताकि वो एक उदाहरण स्थापित कर सकें और लोगों के, किसानों के रहेगा कि हम लोग समय पर अगर अपना ब्याज चुकाते हैं, पैसा वापस देते हैं तो हमें और अधिक ऋण मिल सकता है। सभापति महोदय, ये बहुत एक सहकारिता विभाग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसानों से संबंधित है सहकारी आंदोलन, और किसान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो उनको मजबूत करने के लिए सभापति महोदय, मंत्री महोदय इस और ध्यान दें, क्योंकि पहले क्या हुआ आगे क्या होगा, लेकिन वर्तमान के अंदर हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग कोविड महामारी से निकले हैं, उस समय सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, किसान बिल्कुल पैंदे में वो एकदम बैठ गए थे, हमारे व्यापारी वगैरह सभी। लेकिन ये समय है कि हम वापस उनको उठाएं, किसानों को एक मजबूती दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।